गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इंटरमीडिएट को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इंटरमीडिएट के डेट आ गए हैं, बीएसएबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट के सेंटअप के डेट आ गए हैं। 19 से 7 नवंबर के बीच आपके सेंटअप एग्ज़ाम होंगे। तो उसको देखते हुए ये वीडियो और एक प्रयास है हम लोगों का कि जो गाइडलाइन की कमी होती है बच्चों में, खासकर इंटरमीडिएट और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को, और उसमें भी आर्ट्स के बच्चों को, कला वर्ग के बच्चों को, तो ये वीडियो आपको मदद करेगा कि आप तैयारी अपनी कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट, आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गए, कॉमन सब्जेक्ट में इंग्लिश हो गए, उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसी तरह हिस्ट्री के सब्जेक्ट हो गए, सोशलॉजी हो गए, पोल साइंस हो गए, सारे सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो है जो उनको मदद करेगा कि वो नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पर भी हम लोग बात करेंगे। जनरली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ ये समस्या है, और आर्ट्स के बच्चों के साथ, क्योंकि साइंस वाले बच्चे तो अधिकतर अपने कोचिंग संस्थाओं से वो गाइडलाइन लेते हैं, टीचर से गाइडलाइन लेते हैं, लेकिन आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका सिलेबस क्या है इवन, और वो पढ़ाई कैसे करें, साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस तरह पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह की चीज़ें आने वाली है, उनको ये भी नहीं पता होता है। तो बिहार बोर्ड ने 1-2 सालों में कोरोना पीरियड में बहुत सारे बदलाव किए हैं, उस बदलाव को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न को किस तरह से टच किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव है तो उसके आंसर को कैसे हम अपने से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज के समय में आप 100% सिलेबस को कवर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हाँ, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कम से कम सही तरीके से हो, आपका 100% हो। जैसे कि आज जो क्वेश्चंस पैटर्न आप देखिएगा तो उसके अनुसार आपको लगेगा कि अगर आप 50% सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इन द सेंस 60% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चूँकि 50% सिलेबस ही आपसे पूछा जा रहा है, अब 50% सिलेबस अथवा करके और करके पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं वीडियो पर। जनरली आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा है और हम इसको कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। आर्ट्स के बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होते, उस चीज़ को कभी वो सीरियस नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ें वो कर सकते हैं और वो चीज़ें वो मूल रूप से कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो आपके लिए अब तो समय नहीं है। सेंटअप का जो एग्ज़ाम है वो आपके जजमेंट एग्ज़ाम के रूप में है, जहां आपकी तैयारी कैसी है उन चीज़ों को अब देखा जाएगा। आपने किस तरह का स्कोर किया है। सेंटअप का एग्ज़ाम की सारी जो तैयारी है वो बोर्ड कर रहा है, सारे पेपर्स बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही आप मान के चलिए कि ये आपका एक तरह का सेमीफाइनल टेस्ट है। मींस फाइनल से पहले आपका जो स्कोर यहाँ बनेगा इसी के आसपास आप फाइनल में भी गेन कर पाइएगा, जो फरवरी में फाइनल होने जा रहा है। तो आपका सेंटअप एग्ज़ाम को आप सीरियसली लीजिए और उसको उसी तरह से दीजिए जस्ट लाइक जैसे फाइनल देते हैं। चीटिंग, चोरी या यहाँ आप कर भी लीजिएगा, होम सेंटर होता है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है, तो उसका कोई बेनिफिट आपको उस सेंटर पर नहीं मिलेगा जो आप सिवान या बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जाके दीजिएगा। कारण क्यों है? क्योंकि थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की मर्सी, टीचर की मर्सी, जो दया होती है वो मैट्रिक के बच्चों के साथ तो होता है, लेकिन इंटर के बच्चों के साथ कोई मर्सी नहीं होती, ना तो बोर्ड की होती है, ना ही टीचर की होती है और ना ही किसी अधिकारी की होती है। कारण स्पष्ट है। आप अगर 2 सालों का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो मैट्रिक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार घोषित किए और उसको लागू भी किए, और मैट्रिक के बच्चे अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है, छोड़ा जाता है उनको। इंटर के बच्चों के साथ ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि आप मैट्रिक दे के आए हैं, तो आपसे आशा की जाती है कि आप मैच्योरिटी का पालन कीजिए, साथ ही साथ आप इस तरह से चीज़ों को वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे उनको भी परेशानी नहीं हुई और आपको भी परेशानी नहीं हो। अगर कल का न्यूज़ आप सुन रहे होंगे तो बोर्ड ने सिवान डिस्ट्रिक्ट के 12 बच्चों को एक बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है कि आगे के किसी एग्ज़ाम में वो बीएसएबी के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, उन्होंने चीटिंग किया था इंटर के एग्ज़ाम में। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बोर्ड का रवैया क्या है
ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता आपकी है कि आप पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो आते हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी की तैयारी के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और देन जनवरी को भी जोड़ते हैं तो इन पीरियड में आपको कैसे उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए और किस तरह से पढ़नी चाहिए उसकी बात करते हैं। ज्योग्राफी के थ्योरी पेपर की बात करें तो थ्योरी आपको मूल रूप से 70 मार्क्स की पूछी जाती है, जो आप अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्क्स वाइज, अगर इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 70 मार्क्स में 35 मार्क्स जो होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन्स एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 70 में। इसमें 35 में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके OMR सीट इस पर मिलता है आंसर करने के लिए। टोटल क्वेश्चन जो पेपर में होंगे वो 70 होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टोटल कितने होंगे? 35 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 70 और उसमें से करने कितने हैं आपको? कोई भी 35, ठीक है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमको करना कितना है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते नहीं है। टोटल एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। CBSE बोर्ड का जो पैटर्न है 15 मिनट आपको क्यों दिया गया है? तो आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए। 15 मिनट जो एक्स्ट्रा समय आपको दिया जा रहा है तो आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए। और चूंकि ऑब्जेक्टिव अब आ गया है तो ऑब्जेक्टिव जो है 50% कवर करता है मार्क्स को। इन द सेंस अगर 70 नंबर के पूछे जा रहे हैं तो 70 में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव को करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है जितने कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या लिखने वाली जो क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप कम समय में कर सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा समय होता है सब्जेक्टिव के लिए। इसलिए यहाँ गलती मत कीजिए क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। यहाँ अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो 35 में आप इवन अच्छे स्टूडेंट हैं तो 32 या 34 के आसपास तो स्कोर कर ही सकते हैं। नहीं तो और कुछ नहीं तो एक एवरेज स्टूडेंट की हम बात करें तो 25, उतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब तो आप इंटर के लिए कभी ये नहीं सोच पाइएगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ आपको 35 नंबर एक बहुत बड़ा गेन होता है कहीं ना कहीं आपके डिवीज़न को बूस्ट अप करने में, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, जो अगर इसको देखा जाए जो OMR सीट आपको मिलता है, आपके प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ आपके ABCD करके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जब आप इसको करते हैं इस तरह से आपके रहेंगे कुछ, ठीक है। अब इसको समझा जाए। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं OMR सीट पर। पहली समस्या आपके साथ क्या आती है कि कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हमको 35 करना है तो 1 से 35 तक हम उस सीरियल में कंटिन्यू कर देते हैं। मीन्स कभी कभी 1 से लेकर 35 तक हम कंटिन्यू आंसर अपने भर देते हैं और बच्चों को लगता है कि हमने तो आंसर कर दिया। तो ये ह्यूमन एरर है। आपकी समझ को यहाँ पर थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि जिस नंबर पर आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं उसी नंबर पर OMR सीट पर आंसर भी करने होते हैं आपको। इसको ऐसे समझिए जैसे अगर हम 60 नंबर के क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो OMR सीट जो होगा हमारा उस पर हम 60वें नंबर पर ही आंसर करेंगे। उसके जो कॉलम होंगे ABCD में तो उसी पर हम आंसर करेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनके दिमाग में होता है कि हमको 1 से 35 करना है तो कंटिन्यू 1 से 35 कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये लगातार हो गया तो उनका काम हो गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आपसे गलती नहीं हो। मीन्स अगर हमको 55 करना है और 55 का आंसर देना है तो हम 55 संख्या को देखेंगे OMR सीट पर और उसमें जो मेरा आंसर होगा ABCD में, अगर मान लीजिए आंसर B है तो B को हम फिर कलर करेंगे सही तरीके से। और किसी भी जल्दबाजी में कलर मत कीजिएगा, आराम से कलर कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, संख्या को ध्यान में रखना है और दिमाग में रखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस किए हैं। 35 करना है। आप अगर 35 से ज़्यादा करते हैं तब भी आपको 35 ही चेक किया जाएगा,
उसी के अनुसार स्कोरिंग किया जाएगा। तो इस दिमाग में मत लगाइएगा या ये दिमाग मत लगाइएगा कि हम ज़्यादा करेंगे तो मेरा 35 सही हो जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता। बिहार बोर्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है, जो अधिकारी हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, या टीचर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, जो गलतियाँ आपसे होती है ह्यूमन एरर के रूप में, कि ओएमआर शीट में आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को रीड करते हैं और पेन उठाकर शुरू हो जाते हैं करने के लिए। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट अपने, जैसे हमने पहले भी बात किया कि आपके पास काफ़ी समय है। अगर 1.5 घंटा ओएमआर शीट के लिए भी देता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपके पास इतना समय है कि आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास समय काफ़ी है, तो आप पेंसिल का यूज कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद पेंसिल यूज कीजिए, और पेंसिल से हम क्वेश्चंस को, जैसे कि हमने अगर क्वेश्चन 1 को रीड किया और मेरा आंसर बी है, तो हम पेंसिल से बी के कॉलम को टिक कर देंगे। देन उसके बाद 2 है, उसका सी है, तो हम इसको टिक कर देंगे, और इस तरह से हम अपना कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस को। पेंसिल से करने से ये आपके साथ बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, कि अगर सपोज जो होता है, जनरली होता है कि आपका आंसर अगर गलत है तो आप मिटा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, आपके पास सुधार की गुंजाइश बचती है। और अगर आपने पेन से ये काम किया है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट सीधा पेन उठाएंगे और उसको यही तो आंसर है ऐसा करके, मतलब रफा दफा करना है, किसी तरह से एग्ज़ाम देना है, तो 3 घंटा 15 मिनट को ऐसे ही काट लेते हैं। तो अगर ऐसे कर लेते हैं और कहीं आपको, जैसे होता है कभी कभी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो सकता है कि 70 में से किसी में एक में किसी क्वेश्चन में छिपा हो, उस कंडीशन में अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि सुधारने का, मीन्स आप उस नंबर से वंचित हो जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्वेश्चन रिलेटेड होता है उससे, और उसका आंसर उसमें छिपा होता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आंसर के रूप में मिल सकते हैं। तो यहाँ आप तभी सुधार कर सकते हैं जब आपने पेंसिल से ये काम किया है। पेंसिल से करने से बहुत ज़्यादा समय आपका कंज्यूम नहीं होता है, और अगर मान लीजिए 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा, तो ये मान के चलिए जो आप नंबर गेन कर रहे हैं वो दूसरों से अच्छा गेन कर रहे हैं। आपने अगर 5 नंबर 2 नंबर भी सुधार लिया, या 1 नंबर भी, तो 1 नंबर उस समय आपको मायने रखता है जब 1 नंबर से बोर्ड जो है आपको ग्रेस नहीं दे रहा है, बल्कि आप 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न आ रहे हैं और 1 नंबर से आप सेकेंड डिवीज़न आ रहे हैं, तब वहाँ 1 नंबर का आपको महत्व पता चलता है कि आपने क्या काम किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, 2 फायदे होंगे आपको, एक तो नंबर स्कोर होगा और आपकी गलतियाँ भी कम होगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं कि जनरली आप ऐसे वर्ग हैं जो अभी युवा पीढ़ी है और बिल्कुल एक बेचैनी होती है, जल्दबाजी जिसको बोलते हैं, उसके कारण आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ओएमआर शीट को लेकर। पहला कॉलम होता है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन अगर इजी आ रहा है खासकर उस समय, तो आपको लगता है कि उसका आंसर ये होगा, और देन आप उसको कलर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहे हैं और मेरा हाथ जो होता है, चूँकि दिमाग उस समय नर्वस होता है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एक नर्वसनेस आपके अंदर होता है, आपको लगता है कि थोड़ा भय है, थोड़ा डर है, नॉलेज होते हुए भी आपको उस समय लगता है कि नहीं नॉलेज नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहे हैं और आपका हाथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पर होता है, और उसका आंसर देते समय आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को कलर करते हैं। अगर ऐसी गलती होती है आपसे, तो उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को जब रीड कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को, मीन्स आंसर तो आप 3 का ही दे रहे हैं, लेकिन आपका हाथ जो है अब है ओएमआर शीट पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये ह्यूमन एरर है, ये मानवीय भूल है, और ये आपको तब पता चलता है जब आप 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तब आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो आपकी परेशानी जो है आगे क्वेश्चन के लिए, जानते हुए भी क्वेश्चन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो यहाँ पर वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत कूल माइंड होके, बहुत शांत दिमाग रख के, आपको अगर 20 आ रहा है 20 ही करना है, हमको 25 के, चूँकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमको किस बात का टेंशन, हम तुक्का लगाएंगे, फिर जनरली हम गेस करेंगे उसको लेकर। तो आपको निगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। अगर आप 15 बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 35 में 15 बनाए, बाकी हम गेस करेंगे। एक अपने आप कहीं ना कहीं छाट कर आंसर दे सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्वेश्चन ऐसे हो जो हम समझ पा रहे हैं लेकिन आंसर उस समय नहीं आ रहा है,
तो बाद में उसको हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की गलतियाँ नहीं हो। 2 क्वेश्चन भले हमको नहीं आ रहा है तो वो समझ में आ रहा है, लेकिन आ रहा है और फिर गलत हो रहा है तो ये तो समझ से परे है, ये तो सुसाइड है, एक तरह का आत्महत्या है नंबर को लेकर। तो आपको इंटर के बच्चों को खासकर ये ध्यान में रखना है, चूँकि आप ओमार सीट को देखिएगा ध्यान में, तो क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 के बीच में कलर का अंतर होता है। हल्का एक रेडिश कलर का होगा तो एक हल्का सफ़ेद वाइटिश कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, कहीं ना कहीं कलर का अंतर होता है। मतलब क्वेश्चन 1, 2 में कलर का अंतर होगा, 3, 4 में कलर का अंतर होगा। तो वो अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि जस्ट ये ओमार सीट है, इस तरह के कलर के अंतर को वो कुछ माने नहीं रखता, लेकिन वो कहना ये चाहते हैं कि आप गलती नहीं कीजिए, कलर अलग अलग डिफरेंस करके दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं जस्ट वो कलर है और कुछ नहीं है। कलर इसलिए दिया जाता है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से देखें, उसके सीरीज नंबर को देखें और आंसर करें, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जब गलतियां कर देते हैं तो उसके बाद वाइटनर, नाखून और ब्लेड ये सारे यूज करने लगते हैं, और खासकर लड़कियां इसमें नाखून बड़े बड़े होते हैं तो उसको यूज करती हैं वहाँ पर अस्त्र के रूप में। तो यहाँ पर आपकी समस्या एक बहुत बढ़ जाती है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, आप निर्देश पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा रहता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। अगर वाइटनर का प्रयोग आपने किया है या ब्लेड से आपने इस तरह का कोई उसको नोचने या खुरेचने का काम किया है तो उसको रीड नहीं करेगा, मशीन उसको उठाएगा नहीं आंसर के रूप में, वो सॉफ्टवेयर है। तो ऑलरेडी उसमें वो सारी चीज़ें डाली गई हैं जो आप कर रहे हैं और वो नहीं लेना चाह रहा है। तो अगर वाइटनर आप लगा रहे हैं उसके बाद आंसर को कलर कर रहे हैं तभी आपका आंसर नहीं लेगा, उठाएगा वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए, नाखून और ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। गलतियाँ हो रही है तो उसी के सुधार की बातें बोल रही हैं कि आप उसको पेंसिल यूज कीजिए जिससे कि आपकी गलतियाँ नहीं हो। मतलब रबड़ है तो आप पेंसिल का टिक मिटा सकते हैं, बाद में आंसर कर सकते हैं, बट पेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और वो आप कितना भी उसको खुरीच लीजिएगा और सोचिएगा कि ये होगा, ये कभी नहीं होगा, फिर उसका नंबर आपको नहीं ऐड होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ एक और बताना था, वो ये कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चंस पेपर पर ध्यान देते हैं, आंसर पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। ओमार सीट पर आपको रोल नंबर लिखना अनिवार्य होता है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। नहीं, बहुत बच्चे प्रेजेंट होते हैं क्लास में, लेकिन उनको इतना उत्साह होता है क्वेश्चन को देखकर या फिर एग्जाम को लेकर, या तो होपलेस हो जाते हैं या नर्वस होते हैं कि वो अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, अटेंडेंस शीट पर साइन करना भूल जाते हैं। ये वो गलतियां हैं कि आप वहाँ होते हुए भी आप वहाँ नहीं हैं, और बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाता है, आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, तो आपको लगता है कि हम तो एग्ज़ाम दिए थे, मेरी रिजल्ट नहीं हुआ, पेंडिंग क्यों चला गया। कॉपी भी आपको नहीं मिलेगी, आपने अटेंडेंस वहाँ है नहीं तो आप थे ही नहीं उस दिन, उस हिसाब से। तो आपको अगर एक्स्ट्रा समय भी लग रहा है, 10 मिनट 20 मिनट जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, इवन आधा घंटा, हम एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के बदले में ये नहीं हो सकता कि हम अपने अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस नहीं बनाएं या फिर अपने रोल नंबर को नहीं भरें। तो ओमार सीट पर जो सबसे पहला अपना काम आप कीजिएगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन उस पर मांगा जा रहा है, रोल नंबर खासकर, वो ज़रूर डालिएगा। और रोल नंबर को डालते समय अपने एडमिट कार्ड को अपने सामने रखिएगा और बहुत ही बच्चों की तरह एक एक नंबर को मिला के उसमें लिखिएगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, बहुत जल्दीबाजी में नंबर को मत लिखिएगा, क्योंकि सवाल वहाँ पर भी वही चीज़ आ जाता है। उसके नीचे जैसे ही रोल नंबर लिखिएगा, तो रोल नंबर अगर आप मान लीजिए 1 2 3 लिखा, तो नीचे उसको कलर भी करना होता है ओमार सीट पर, तो वहाँ प्रॉब्लम फिर आपकी फंस जाएगी। अगर आपने वहाँ कुछ और लिखा और यहाँ कलर कुछ और हो गया, तो वहाँ भी आपकी समस्या बनती है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ओमार सीट पर अपना रोल नंबर लिखते समय भी आपको उस संख्या का, जैसे अगर 2 है मेरा, तो हमको 2 को कलर भी करना पड़ेगा। जो भी नंबर होगा, मान लीजिए 2 है तो 2 हमको कलर भी करना होता है इस तरह से। तो ये ध्यान में रखिएगा। अटेंडेंस सीट पर अपना अटेंडेंस बनाइएगा और बिल्कुल शांत दिमाग रखिएगा, कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग वही होते हैं जो आप हैं। वहाँ कोई भी चश्मा लगा के गया है तो इसका अर्थ नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रात भर पढ़ के गया है। आप जितना पढ़े हैं, साल भर की आपकी जो मेहनत है, साल भर की उसकी मेहनत है, कॉन्फिडेंस में रखिए अपने आप को
और ये दिमाग में रखिए कि आपको शांत रहना है, किसी को देखकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपको परेशानी हो जाए। आपने जितना पढ़ा है वो काफ़ी है आपको पास के लिए, और जितना पढ़ा है उसको मैनेज अगर कर लिया जाए तो काफ़ी है बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो अभी तक भी आपने जो भी पढ़ा है, कुछ बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं भी किए हैं, तब भी मेरे अनुसार अगर आज भी वो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, तब भी वो फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है और ऑब्जेक्टिव है आपके पास। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो उसके अनुसार आप अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में, और सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं। बिहार बोर्ड की खासकर रही है कि आप कुछ भी लिख दीजिए नंबर तो मिलेगा। ये बिहार बोर्ड की मीन्स अधिकारियों का फरमान है, मतलब बच्चों को बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई बच्चा फेल हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, और वहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, शाहरुख खान की फिल्म की कहानी क्यों न लिख रहे हैं, भोजपुरी गाना की कहानी क्यों न लिख रहे हैं, सरकार नंबर दिलाती है उसके लिए। बोला जाता है कि बच्चा कुछ तो लिखा है, तो 5 नंबर में 1 नंबर तो आपको दिया जाएगा, 2 नंबर तो दिया जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यही करके आ जाए। आप ये करके आइएगा तो इतना बेवकूफ़ी वाला काम, मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है वो उसके पास पावर नहीं है। कोशिश ये रहती है कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखें। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते, उसके बाद भी आंसर को कर रहे हैं, प्रयास आपका उसमें देखा ही दे रहा है, तो नंबर उसको मिलता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हाँ, कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए आपकी। कॉपी अगर आप बिल्कुल खाली छोड़ के चले आते हैं तो आपको कोई भी पास नहीं कर सकता है, क्योंकि टीचर तो आपका आंसर राइटिंग करेगा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, टोटल क्वेश्चन को टच करने का प्रयास कीजिए जितना बोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की ये बात हो गई। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो आपको ज्योग्राफी में पूछता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जिसको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस बोलते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 20 में कोई भी आपको 10 करने होते हैं, कोई भी 10 करने होते हैं 20 क्वेश्चंस में, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मीन्स 20 मार्क्स। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव, 20 आपका ये। तो इस आधार से आप देख सकते हैं कि फाइनली जो 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपको जैसे क्वेश्चन 1 दे रहा है और उसमें कोई क्वेश्चन है भारत में पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है भारत में कोयले के वितरण को समझाएं। इस तरह से क्वेश्चंस आपको हैं, तो 20 क्वेश्चंस हैं। अथवा नहीं होता बीच में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में अथवा है या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 20 कंटिन्यू होंगे, लगातार 20 क्वेश्चन आपके होंगे, और ऊपर निर्देश होते हैं इनमें से कोई 10 करने हैं। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा राहत मिल जाती है। मीन्स अब कंडीशन तो हट गया, आप क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं तो 1 कीजिए, अगर 18 जानते हैं तो 18 कीजिए, अथवा वाला समस्या हट गया आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, एक तरह का स्कोरिंग है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया जाता है, और उसमें से अगर आपकी किताब में 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में से आपने 5 चैप्टर भी सही तरीके से रीड किया है, तो आप लघु उत्तरीय टोटल कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी लघु उत्तरीय करने में आपको। देन उसी तरह से अगर आप आगे के क्वेश्चंस को देखिए, जैसे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो मूल रूप से लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसी तरह से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 6 में कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह से आपका 3 5 15, मीन्स ये 15 नंबर के हो जाते हैं आपके टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर इसमें भी वही होता है, क्रम होता है 1 2 3 4 5 6, और उसके अनुसार आंसर आप करते हैं। तो इसमें भी अगर आपने रीड किया है 50% चैप्टर को, तो आप आंसर कर सकते हैं। अब आंसर राइटिंग को कहाँ फोकस कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे? तो बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे निर्देश जो होते हैं वो उसमें
वर्ड लिमिट नहीं होता। बिहार बोर्ड का निर्देश में कहीं ये नहीं लिखा रहता कि 80 वर्डों में लीजिए। खासकर ज्योग्राफी के अभी तक पोर्शंस में ऐसे कोई निर्देश नहीं आते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आर्ट्स के बच्चे हैं और जो ये मान के चलते हैं कि छोटे छोटे आंसर करके आ जाएंगे और नंबर गेन कर लेंगे, तो उनके लिए समस्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस 80 वर्ड्स लिखिए। लघु उत्तरीय 2 नंबर का जरूर है, लेकिन आपको 100 वर्ड के आसपास आंसर करने होंगे। आज भी मेरा अपना पर्सनल इस विषय पर मानना है कि एक टीचर जो है वो साइकोलॉजी से काफ़ी प्रभावित होता है। एक बच्चा है और उसने 4 लाइन लिखा है लेकिन सही आंसर लिखा है। एक दूसरा बच्चा है जिसने 10 लाइन लिखा है, हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, कुछ सही लिखा हो, लेकिन उसने ज़्यादा लिखा है। तो जो बिहार बोर्ड की पॉलिसी है बीटा से नाप कर नंबर देने की, वो वहाँ लागू होती है। मीन्स उसको 3 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चंस के लिए, या 4 नंबर तक मिल सकते हैं, और इस तरह से उसको दिए जा सकते हैं नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी है, अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट को आप ध्यान में रखिए। वर्ड लिमिट आपके पास है, आप आंसर लिखिए। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन, जैसे लघु उत्तरीय ही हम शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम अपने कॉपी में एक सीरीज वाइज लिखें। अगर हमको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है तो 2 लिखें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर सीधे 10 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को टच करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये आप टीचर को परेशान कर रहे हैं, टीचर का गुस्सा निकाल रहे हैं। कॉपी टीचर के पास जब आती है तो उसकी मेंटल कंडीशन उस समय क्या होती है, बहुत कहना मुश्किल होता है। वो घर से हो सकता है कि अपनी औरत से लड़ के आया हो सकता है किसी से लड़ के आया हो, तो सारा बड़ा सा आपकी कॉपी पर निकलेगा उसका। उस कंडीशन में अगर उसको ऐसा मिल गया कॉपी और आपकी कॉपी मिल गई, जहाँ चूँकि देखिए हर कॉपी पर पैसा उसको है, एक कॉपी जो चेक करेगा तो उस पर पैसा बंधा हुआ है, तो वो जितना जल्दी कॉपी चेक करेगा, जितना कॉपी एक दिन में वो चेक करेगा, उतना पैसा पर कॉपी के हिसाब से बनेगा, उसका हॉल्टेज बनता है। तो वो चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचर को गुस्सा मत दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, अपने फेवर में लेके आइए। आपने आंसर कम लिखा है, वो चल सकता है, लेकिन अगर उसको पलटना पड़ रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, तब उसके लिए आपके लिए समस्या है, उसके लिए तो समस्या है। तो इसलिए कोई भी आपको करना है, जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, हमको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो 5 ही करेंगे। 2, 3, 4 नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस तरह से सीरीज वाइज कर दे कम से कम, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। ये इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपके स्कोर बढ़ते हैं। मीन्स ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है। हम साइकोलॉजिकल लड़ाई कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने आप हैं नहीं, तो आपका व्यवहार कैसे उसको पता चल रहा है, थ्रू आपकी कॉपी के थ्रू उसका व्यवहार आपको जज कर रहा है वो व्यक्ति। तो वहाँ तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि सर को परेशानी नहीं हो या टीचर को परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो 80 वर्ड्स प्लस सीरीज में रखेंगे इसको। सीरीज में रखने के बाद पैराग्राफ की बात हम लोग कर लें। जैसे 80 वर्ड्स अगर हम लिख रहे हैं, 100 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ जरूर चेंज कीजिए। 100 वर्ड में या 80 वर्ड में मेरे अनुसार कम से कम 3 पैराग्राफ आपकी चेंज होनी चाहिए। नहीं हो सकता तो 2 पैराग्राफ जरूर चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करना स्कोर को बढ़ा देता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने एक पूरा लाइन लिखा और एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, तो एक पैराग्राफ मतलब टीचर के दिमाग में ये होता है, या कॉमन सेंस है कि वो पूरा अगर 3 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो पूरे पैराग्राफ पर हमको 2 नंबर देने हैं या 5 नंबर देने हैं, लॉन्ग है तो। अगर उसको आपने पैराग्राफ में बांट दिया, पैराग्राफ 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो अब हम पैराग्राफ को चेक करते हैं। मीन्स पैराग्राफ 1 कितना नंबर काटेंगे, 1 नंबर तो देंगे एक पैराग्राफ पर। पैराग्राफ 2 इस पर भी तो 1 नंबर देंगे आपको। पैराग्राफ 3 1 नंबर तो देंगे। पैराग्राफ इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन में जितना पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में मिनिमम नंबर तो टीचर आपको दे के जाएगा, तो आपका नंबर स्कोर बढ़ जाता है इस तरह। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। पैराग्राफ अगर डाल रहे हैं तो उसको भी लगता है कि नहीं बच्चे के पास नॉलेज है, भले बच्चे के पास नॉलेज नहीं हो, कहानी लिख रहा है, भोजपुरी गाना ही लिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो उसको पता चलता है कि हाँ चलिए वो पैराग्राफ चेंज है। दूसरी बात,
एक पैराग्राफ में है तो टीचर एक पैराग्राफ पढ़ेगा ऊपर का और समझ जाएगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। यहाँ आप अपनी क्वालिटी को छिपा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पैराग्राफ 1 वाला नॉलेज डाल लीजिए जो आपके पास है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाकी पैराग्राफ में आप कहानी सुना सकते हैं लास्ट में, अतः उपयुक्त वर्णों से यह स्पष्ट है कि, तो इस तरह से आप विषय वस्तु को भी टच कर सकते हैं। तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। अब बिहार बोर्ड में, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, कोई भी टीचर रीड करके तो नंबर नहीं देता है। ये दिमाग से हटा दीजिए कि एक टीचर जो है बैठेगा पढ़ेगा, वो नहीं होता है। हाँ, कुछ कॉपियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं जो पढ़ने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन 100 में 1, 200 में 1 कॉपी ऐसी होगी जो टीचर के कलम को रोक देती है। वो बच्चा क्वालिटी होता है उसमें, और जैसे ही उस तरह की कॉपी आती है तो टीचर को पता चल जाता है कि नहीं ये कॉपी है और इसके साथ जजमेंट होनी चाहिए। क्योंकि होता ही नहीं है कि आप ऐसी कॉपी लिख पाएँ कि जिससे टीचर मजबूर हो जाए अपने कलम को रोकने के लिए और वेट करे कि नहीं इसको पढ़ के नंबर देना है। कभी भी टीचर नहीं चाहता है, उसके मन में कभी भी खुन्नस नहीं होता है कि आपको फेल करे। ऐसा कभी दिमाग से निकाल दीजिए, इस तरह का डर और भय। सरकार भी नहीं चाहती है, सरकार को थोक के भाव में आपको पास कर रही है, जो फेल हैं उनको भी पास कर रही है। लेकिन उस डिग्री का क्या मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके से कॉपी पर भी व्यवहार कीजिए और कुछ टैक्टिक्स या कुछ साइकोलॉजिकल लड़ाइयाँ लड़िए कॉपी के साथ, जिससे कि टीचर आपको नंबर दे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आंसर राइटिंग में होगी। इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले, चूँकि ज्योग्राफी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान दिया जाए। ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस चीज़ को स्टूडेंट के लिए, ज्योग्राफी में सुरेश प्रसाद, मेरे अनुसार सुरेश प्रसाद की जो बुक है वो बेस्ट है। सुरेश प्रसाद ने जो किताब लिखी है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि बिहार बोर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सुरेश प्रसाद की किताबों से आ रहे हैं। सुरेश प्रसाद की किताबें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती हैं, खंड 1 खंड 2 में आ रही हैं। दोनों बुक्स जो है आप नहीं है तो ज़रूर लीजिए और किताब ज़रूर पढ़िए। चूँकि अगर गाइड पढ़ रहे हैं तो गाइड से आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगा, आप विस्तार से लिख नहीं सकते आंसर को, तो वो कहीं ना कहीं बुक्स तो बहुत ज़रूरी है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए। सुरेश प्रसाद की जो चैप्टर है, उन्होंने जो चैप्टर में बांटा है टॉपिक्स को, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने उसी तरह से बांटा है जिस तरह से बिहार बोर्ड अपने नंबर को बांटा है, 70 नंबर को आपको देना चाह रहा है, तो सुरेश प्रसाद की किताब उसी तरह से चैप्टर वाइज है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की, पहला चैप्टर है, तो मानव भूगोल में जैसे संभावनावाद, नियतिवाद, नौ निश्चयवाद, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप रीड कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ये ज़रूर पढ़िए। गो एंड स्टॉप थ्योरी ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें से। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत किस पुस्तक से किसने लिया, किसने लिखा इस बुक को, फादर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, आपको बारीकी से ऑब्जेक्टिव को उसमें सेलेक्ट कीजिए, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को भी देखिए। जनसंख्या एक कॉमन चैप्टर है जो आपको खंड 1 में भी है, खंड 2 में भी है। एक में भारत की जनसंख्या पढ़नी है, एक में वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पढ़ना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको एक थ्योरी भी है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की थ्योरी, नोटेस्टियन द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है इस बार। 21 में ये पूछा नहीं है, तो 21 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो लॉन्ग पोर्शन के लिए नोटेस्टियन का सिद्धांत जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से ये सिद्धांत नहीं पूछा है जनसंख्या को लेकर। ठीक है, तो जनसंख्या में संगठन और संरचना, संगठन इस हिसाब से कि कितने भारत में लोग शिक्षित है, और जनसंख्या से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उठाता है। अभी भी चूंकि नया डेटा तो हमारे पास है नहीं, 21 का आया डेटा नहीं जो जनगणना होना चाहिए 10 सालों में, तो 11 की जो जनगणना का डेटा है जो बुक है उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं, और खासकर स्टेट लेवल बिहार से संबंधित। बिहार का घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, भारत का घनत्व, भारत का लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उस तरह से आप जनसंख्या की तैयारी कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे जनसंख्या का डेटा जो है
हम लोग की तरफ से दिया गया है, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए इतना प्रयास किया गया है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरीज वाइज, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार। तो ये सारे काम आपके हैं कि बुक से उस ऑब्जेक्टिव को निकालें और उसको करें। हम ध्यान में रखें, क्योंकि जनसंख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने ही आने हैं और सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन आने हैं। तो आप ना नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखिए कि मूल रूप से जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब उस चीज़ को, जैसे मानव भूगोल हम देख रहे हैं तो ज्योग्राफी में जनसंख्या वाला चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जनसंख्या दोनों खंड का पढ़ लीजिए। भारत के भूगोल से चैप्टर से अगर आंसर्स की बात हम करें, क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, तो भारत के भूगोल वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। वहाँ से जनसंख्या आपके राज्य से रिलेटेड है, जो डेटा है। इससे अलावे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है, अगर प्रवसन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन एक चैप्टर है, प्रवास, तो प्रवास से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो जनरल हैं। 2-3 क्वेश्चन में जैसे आंतरिक प्रवास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, माइग्रेशन क्या है, प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। को ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि भाई बलात् प्रवास क्या है और किस तरह से प्रवास, अगर पुरुष प्रवास कर रहे हैं, महिलाओं का प्रवास हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो प्रवास भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 2-4 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। उसके बाद अगर आगे के चैप्टर्स की बात करें तो मानव विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं कहा जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको हम रिस्क लेके जा सकते हैं। मानव भूगोल से जो, मानव विकास से जो चैप्टर पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से क्वेश्चंस क्या है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर लें तो इसकी संकल्पना के जन्मदाता कौन थे, भारतीय मानव विकास के संकल्पना के जन्मदाता कौन थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जनरली पूछता है। कौन सी संस्था इसको जारी करती है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो आप देखे होंगे 2-4 सालों में पूछा है और वही रिपीट करता है। मानव विकास सूचकांक कैसे जारी किया जाता है, इस तरह के चैप्टर आज तक, क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता चैप्टर मानव विकास है क्या। वैसे ईजी चैप्टर है, आप रीड करना चाहें तो रीड जरूर कीजिए, लेकिन अगर इसको आप छोड़ के रखना चाहते हैं तो मेरे अनुसार आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बाकी के चैप्टर में आपके अच्छे स्कोर बने हुए हैं। यहाँ आप डायग्राम नहीं डाल सकते। एक चीज़ बता रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर ज्योग्राफी हम कर रहे हैं और वहाँ हम मैप वर्क कर रहे हैं तो मेरा स्कोर जो है बढ़ जाता है। जैसे जनसंख्या हम कर रहे हैं और जनसंख्या में मेरे पास डायग्राम है, मैप वर्क है, तो मेरा स्कोर ऑब्वियस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैप वर्क बहुत कम लड़के करते हैं। और अगर आप मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मैप को हम भारत के नक्शे को बहुत सही तरीके से बनाएं, हाफ नक्शा भी करके, जैसे अगर दक्षिण भारत को ही हमको दिखाना है तो हम दक्षिण भारत ऐसे करके दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरा भारत करके हम दिखाएंगे। जैसे भारत के बंदरगाह अगर पूछ रहा है तो इस तरह से हम वर्णन करके उसको दिखा सकते हैं। अगर आपने इस तरह का प्रयास भी किया है तो टीचर को लगता है कि बच्चे ने प्रयास किया और उसको नंबर जाना चाहिए, तो आपको दूसरे से कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर इसी क्वेश्चन पर ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। मानव क्रियाकलाप से जो 3 चैप्टर है आपको, प्राथमिक क्रियाकलाप, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, जैसे झूम कृषि क्या है, बागानी कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, चलवासी पशुचारण क्या है। ये वो चैप्टर है जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते। ये सोचिएगा कि नहीं ये चैप्टर नहीं करके जाएंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय भी आते हैं, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो प्राथमिक क्रिया का पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, दोनों में अंतर बताइए। तृतीय क्रियाकलाप, टर्सरी क्रियाकलाप क्या है, इसका अंतर बताइए। पंचम और चतुर्थ तक क्रियाकलाप पढ़ने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं है या है, इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है, मीन्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप। अब प्राथमिक क्रियाकलाप की अगर हम बात कर लें तो मूल रूप से दोनों बुक्स में आपको इम्पोर्टेंट इसको पढ़ना है। जो भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में इसको निर्माण क्षेत्र के रूप में आपको समझाया गया है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग को सूती वस्त्र उद्योग, चीनी मिल के बारे में या चीनी उद्योग के बारे में समझाया गया है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको, आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। उसी तरह प्राथमिक क्रियाकलाप में अगर हम देख लें तो खनिज संपदाएं जो है, जैसे एनर्जी रिसोर्सेज को बांट दिया है, या फिर लोहा
जो खनिज है वो कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाया जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में खासकर, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपको ऑब्जेक्टिव आज तक नहीं पूछ रहा है, मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार अभी तक नहीं पूछा है विश्व रिकॉर्ड में, ये कहीं नहीं पूछा है कि पीट्सबर्ग में कौन सा खनिज पाया जाता है। हाँ, लेकिन ये पूछा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप मेहनत कीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप क्वेश्चंस को टेक ऑफ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको वर्ल्ड क्वेश्चंस को नहीं भी अगर पूछ भी देता है तो कहाँ 70 में हमको 35 करने हैं, 20 में 10 करने हैं और 6 में 3 करने हैं। तो वो उतना तो आप रिस्क ले जाता है, और रिस्क कहाँ है भाई, हम तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, भारत का कम से कम हम चैप्टर को कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने भारत के खनिजों को पढ़ लिया, उसके स्थान को पढ़ लिया, किन स्थानों किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पिछले साल के अगर क्वेश्चंस को आप सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिए तो काफ़ी क्वेश्चन लड़े हैं उससे। कोयले का निर्माण कैसे होता है, ऊर्जा खनिजों के बारे में रीड कर लीजिए, परमाणु संयंत्र कौन सा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अपरंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, या परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका वर्णन कीजिए। ये सारे जो है आपको चैप्टर वाइज है, तो ये जरूर पढ़िए। मीन्स वर्ल्ड खनिज को नहीं पढ़िए, जो वो याद भी नहीं होने जा रहा अभी के। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि अक्टूबर नवंबर में आप उसको याद कर पाइएगा। आपको ऐसे ऐसे, जैसे एक हो सकता है कि कुछ जगह आपके दिमाग में बैठी हुई, राइन घाटी किस कोयले राइन घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो सकता है आपके दिमाग में, लेकिन नहीं भी हो सकता है। हमको राइन नहीं याद होगा, लेकिन ये जरूर है कि हम झरिया याद कर सकते हैं, धनबाद याद कर सकते हैं, रानीगंज याद कर सकते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी याद कर सकते हैं। नाम भी उटपटांग लग रहा है थोड़ा सा, तो ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं, तो एक दिमाग में बैठ जाएगा। और प्रैक्टिस करेंगे इसको, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आगे मदद करेगा। उसी तरह से तृतीय क्रियाकलाप जो सर्विस सेक्टर है उसको फोकस कीजिए। तृतीय क्रियाकलाप से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। जैसे कि द्वितीयक और प्राथमिक क्रियाकलाप से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। तृतीय क्रियाकलाप से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, इसलिए इसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जहाँ तक है तो ऑब्जेक्टिव। उद्योगों का प्रकार पढ़ लीजिए, किस तरह के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग क्या है, किस तरह का है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार पढ़ लेना है, आकार के आधार पर उद्योग का प्रकार पढ़ लेना है। तो उसी तरह से उद्योग का प्रकार ये बार बार पूछता है। भूमि संसाधन है तो भूमि संसाधन में जो 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछा है, सकल निवल भूमि क्या है, सकल कृषि भूमि क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चैप्टर के, 2-4 वर्गीकरण, भूमि का वर्गीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में जो राजस्व विभाग ने किया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेके नहीं जाना है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जल संसाधन की अगर बात करें तो जल संसाधन में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं, कभी भी ऑब्जेक्टिव में भी आज तक किसी नदी घाटी परियोजना के बारे में नहीं पूछा है। ये अपने आप में आश्चर्यचकित बात है, लेकिन नहीं पूछा है। तो हाँ, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिए, और खासकर उन नदी घाटी योजनाओं को, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को जिनका नाम नदियों से मैच नहीं करता है। जिनका नाम नदियों से मैच करता है वो तो आपके उन्हीं से मैच करके आप आंसर कर सकते हैं। तो जिनका नाम नहीं मैच करता वो जरूर एक बार देख लीजिए। जल संसाधन से क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट टर्म में नहीं पूछे हैं। जल संसाधन से अगर एक क्वेश्चन उठाता है तो लास्ट चैप्टर जो आपका पर्यावरण है वहाँ से कि जल प्रदूषण से क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो वो पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर हो जाते हैं। जल चैप्टर से या जल संसाधन से विशेष कोई आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं रटने हैं या उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से परिवहन चैप्टर, परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का परिवहन और वर्ल्ड परिवहन, वर्ल्ड परिवहन में आपको जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं भारत के परिवहन में। इस बार के पिछले 21 का जो क्वेश्चन आप देखिएगा तो भारत के परिवहन में जैसे रेलवे है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन है, जल परिवहन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्गों में NH1 क्या है, NH7 की लंबाई क्या है, ये सभी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से काफ़ी होते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, किस जैसे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, ये भी पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चंस। तो परिवहन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय में देखें तो पनामा नहर और स्वेज नहर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरली अगर पनामा पूछा है तो स्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर स्वेज पूछा है तो पनामा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं जो कि आप छोड़ के जा सकते हैं। जैसे अगर साइबेरियन ट्रांस रेल मार्ग के बारे में पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी हम इंडियन परिवहन में अगर कर लेते हैं, भारतीय ट्रांसपोर्ट चैप्टर में कर लेते हैं, तो वहाँ चीज़ों का, चूँकि वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो स्थान है उसका नाम आपको लिखने में और याद करने में कठिनाई होगी। अब के बाद जो बचा हुआ समय है उसमें, तो वो जो मेहनत वहाँ दे रहे हैं वो आप इंडियन परिवहन में भारतीय परिवहन चैप्टर को फोकस कीजिएगा, तो उस क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही सेम बात है, 20 में से कोई 10 ही करने हैं आपको, ये समस्या है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। तो परिवहन चैप्टर को देख लीजिए। परिवहन के बाद के जो चैप्टर है जैसे आयात निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। 1-2 ऑब्जेक्टिव आज तक पूछा है जो मेन रूप से है कि आयात निर्यात कहते हैं किसको, आयात किसको कहते हैं, निर्यात किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है। WTO विश्व व्यापार संगठन वो पूछता है, तो चूंकि ये कोरिलेटेड चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी में पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो पोल साइंस में भी ये आपको पढ़ना है, इवन हिस्ट्री में पढ़ना है, तो वहाँ से भी इसको आप कवर कर सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में बहुत कम ही पूछा है ज्योग्राफी जैसे चैप्टर में या ज्योग्राफी जैसे विषय में, तो इस आधार पर आप अपने चैप्टर को तैयारी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है आपका पर्यावरण, पर्यावरण को कवर कीजिए। पर्यावरण एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। वो बीमारियों के नाम से रिलेट करके पूछता है, जल से कौन सा निम्नलिखित बीमारी होती है, तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड बीमारी है वो, उस चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन है जल प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर। तो ये सारे चीज़ें हैं। चूँकि ज्योग्राफी मतलब पर्यावरण को आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है, पर्यावरण भूगोल के रूप में देखा जा रहा है, तो पर्यावरण को एक फोकस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास जो है, नियोजन इकाई एक जो चैप्टर है उससे विशेष आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। नियोजन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नियोजन से आपको ज़्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव आते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या थी, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो जो आप ऑब्जेक्टिव वहाँ से उठा सकते हैं। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वहाँ से बहुत कम उठाए गए हैं, नहीं के बराबर उठाए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉइंट है जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं वहाँ से, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चूँकि पर्यावरण से चैप्टर है, तो ये आपको पोल साइंस में भी पढ़ना है, हिस्ट्री में भी पढ़ना है, और अन्य सब्जेक्ट में भी इसको कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इतना सारा डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आया होगा कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है। ये एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल आज के बाद अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आंसर राइटिंग पर और भी हम लोग समझाएंगे, आंसर राइटिंग को विस्तार पूर्वक एक वीडियो हम लोग बताएंगे किस तरह से आंसर राइटिंग कीजिए कि टीचर के साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी मैच करे, जिससे आपका नंबर जो है वो कहीं ना कहीं कटे नहीं बल्कि गेन हो। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत का दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इंटर के स्टूडेंट हैं और आप में अभी से अगर दूसरा कोई रास्ता चुनने का आ जाता है तो आप वहीं तक सीमित हो जाइएगा, आगे का रास्ता आपके सारे बंद हो जाते हैं। मेहनत यहाँ से भी करना शुरू करते हैं, जब जागे तभी सवेरा वाला हाल है। आप अक्टूबर में भी जागते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फरवरी में अच्छे नंबर से पास होइएगा। ये गारंटी नहीं दे सकता कि फर्स्ट डिवीज़न होइएगा, लेकिन अच्छे नंबर से फेल तो नहीं होइएगा। फेल होने का जो डर है भय है वो हटा दीजिए। तो अभी भी अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है तब भी आप, दूसरी चीज़ है कॉपी में बहुत सारे बच्चे जो है पैसा डालते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है नोट डालते हैं, उसको साट देते हैं, उनको लगता है कि वो टीचर के पास जाएगा और इससे मेरा नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, अब नहीं होगा। मोबाइल नंबर नहीं लिखिए, मैं गरीब हूँ सर, मेरी शादी होने वाली है इसलिए हमको पास कर दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। ये मर्सीनेस क्यों, ये दया की भीख क्यों? ये समझ में आता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ समस्या नहीं है। जो टीचर आपके कॉपी चेक करे उसके साथ भी प्रॉब्लम रही होगी। तो ये भीख मांगने वाली आदत छोड़िए, पैसा डालने की आदत छोड़िए, क्योंकि पैसा टीचर तक नहीं जाता है। बार कोड हो गया है कॉपी पर तो अब पता ही नहीं चलेगा, पैरवी तो कर नहीं सकते हैं, बार कोड के कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कॉपी कहाँ गई। अगर हवाबाजी में पता भी चल गया कि ये कॉपी वहाँ गई है, तब भी आप वहाँ सोर्स और पैरवी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार कोडिंग के अनुसार कॉपी पता ही नहीं चलेगी किसी कॉपी कौन सी है।
कॉपी पर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरने होते हैं, उसको भी सही तरीके से आप भरिएगा और वो फाड़ लिया जाता है ऊपर से। बार कोड से ही आपकी कॉपी की पहचान होती है, वही उसमें इंफॉर्मेशन होता है सारा चीज़। वो सारा फाड़ के जो है बोर्ड ऑफिस को अलग से भेज दिया जाता है। कॉपी पूरी तरह से नहीं जाती, कॉपी तो जहाँ चेक होता है, जिस जिले में चेक होता है उसी जिले में रह जाती है। तो ऊपर का जो अवार्ड सीट होता है, मार्क्स फाइल जो होता है, वही फाड़ के बोर्ड को भेजा जाता है, वो अलग से भर के भेज दिया जाता है। तो उसके पीछे बेचैन होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पैसा रखते हैं तो जब कॉपी आपकी कलेक्ट की जाती है उसी समय उस टीचर को भी पता होता है, उसके कर्मचारी को पता है कि बच्चे ने कॉपी में पैसा डाला होगा, वही झाड़ लिया जाता है वो पैसा। आपके पैसा जो उसमें रह जाता है वो गिर जाता है और आपका कॉपी आगे बढ़ जाता है। तो इस गलत फहमी मत रहिएगा कि पैसा डाल देंगे और कुछ लालच देंगे टीचर को, मोबाइल नंबर देंगे, रिचार्ज करने का उसको बोलेंगे, इस तरह से कोई आपका नंबर नहीं होता है। ये रिस्क फैक्टर है। कहीं ना कहीं अगर कुछ बातें सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी अपनी नौकरी खतरे में डाल के आपको मार्क्स तो नहीं देने जा रहा है। आंसर राइटिंग को फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए और देन एक कंटिन्यूटी के साथ मेहनत कीजिए। आज भी आप लगते हैं, पर्व त्यौहार का मौसम है, इसके बाद भी आज भी आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, मेहनत करते हैं, 4 घंटा 3 घंटा की भी पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छे नंबर के स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो, चूँकि सेंटअप एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और देन और भी वीडियो इस सीरीज़ में हम लोग जारी करेंगे। इंग्लिश का वीडियो खासकर, बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश तो एक भूत की समान है, तो उसके गेस और खासकर ज्योग्राफी का भी गेस मैं दूंगा, जो बिल्कुल आपको लड़ेगा। आप उतना भी पढ़ के जाइएगा तो उतना ज़रूर लड़ेगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।